नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कृषि विकास अधिकारी के सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीड डिस्कस करने वाले हैं। सीड किसे कहेंगे? सीड एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नए प्लांट को जन्म दे सकता है। ये है जर्नल डेफिनेशन। फिर है कि प्लांट में क्या होता है, टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेज में रहता है वो, उसको भी क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। और एक और सीड की डेफिनेशन कई बार पूछते हैं कि जो वाइबिलिटी सस्टेन करके रखता है और फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भी सीड कहते हैं। और सीड हार्ड सीड कोट के साथ भी हो सकता है, वो रूट्स का हिस्सा भी हो सकता है, वो किसी वेजिटेटिव पार्ट का हिस्सा भी हो सकता है, वो स्टोलेंस भी हो सकती है। तो जो नए प्लांट को जन्म देने की क्षमता रखता हो वो क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। अब आता है सीड बनता किससे, इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और लास्ट है सीड कोट। अगर इन पर चर्चा करते हैं तो हमें इनसे पता चलता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। और अगर सीड कोट की बात करें तो सीड कोट का मतलब कोई हार्ड कोटिंग होती है सीड के बाहर। जैसे पेरेंट्स की बात करते हैं, माँ और पिताजी की, तो माँ हमेशा ज़्यादा सहनशील होती है, तो इस सीड कोट भी माँ से बनती है, मैटरनल ओव्यूल प्रोसेस से बनती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सीड होती है, इसमें कई बार एक डेफिनेशन और आती है, और चीज़ पूछते हैं कि सीड के अंदर जो सीड कोट होती है वो आगे क्या काम करती है। तो कई बार आता है कि सीड कोट किसको इंक्लोज रखती है, तो सीड कोट किसको इंक्लोज रखेगी, एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो के अंदर क्या चीज रहेंगी, एम्ब्रियो भी 3 चीजें रखते हैं। तो एम्ब्रियो कंसिस्ट किससे करता है, 3 चीज से। पहला रेडिकल, दूसरा प्लूम्यूल और तीसरा कोटिलिडन। अब हमें एक चीज और देखने की है कि जो सीड कोट यहाँ है सीड कोट, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है। ये बहुत सेफ्टी का काम करती है प्लांट्स के लिए जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं, और ये इनक्लोज रखती है उस वाइबल प्रोपिग्यूल को जो आगे जाकर रेडिकल, प्लूम्यूल या कोटिलिडन्स को जन्म देते हैं, उनको बनाते हैं। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियोनिक रूट्स किसे कहते हैं, तो रेडिकल से जो रूट्स निकलती हैं उनको एम्ब्रियोनिक रूट्स कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोनिक शूट कब निकलती है, जब प्लूम्यूल डेवलप करता है, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लीव्स कहते हैं या एम्ब्रियोनिक शूट कहते हैं। लास्ट आता है कोटिलिडन। कोटिलिडन क्या होता है, कोटिलिडन 2 तरीके से का बनता है, एक मोनोकोट, एक डाइकोट। मोनोकोट यानी जब उसको तोड़ते हैं दाने के तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ता अनइवन, तो वो क्या होता है मोनोकोट। और जो बराबर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं, डाइकोट प्लांट। अब कोटिलिडन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट की जर्मिनेशन को लेकर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या काम करेगा। अब इतनी सारी चीजें होती हैं तो प्लांट के अंदर प्लांट करता क्या है, प्लांट की सीड की स्ट्रक्चर क्या होगी, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सीड की स्ट्रक्चर शेप, साइज, स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है, रीजनल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, इरिगेशन पे डिपेंड करती है, और फर्टिलाइजेशन पे भी डिपेंड करती है। तो एक जनरल सीड की क्या स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां से ये सीड का कवर है, मान लो ये मटर का दाना है, आप ये मान के चलो, तो ये मटर का दाना जहां से मटर की जो बाल होती है उसके साथ अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं, हिलम बोलते हैं।
जहाँ से वो फूड ग्रहण करता है, यानी जहाँ से ये प्लांट से फूड ग्रहण करेगा, स्टार्च स्टोर करेगा, वो हिलम कहलाती है। उसके बाद आती है प्लूमूल। प्लूमूल क्या करती है, जो ऊपर वेजिटेटिव शूट की ग्रोथ में हेल्प करती है, शूट ग्रोथ को डेवलप करेगी, वो प्लूमूल कहलाएगी। रेडिकल क्या कहलाएगी, जो एम्ब्रियोनिक रूट्स को डेवलप करेगी, वो रेडिकल कहलाएगी। और ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये क्या है, ये वो दो पार्ट है प्लूमूल के और रेडिकल के जो इस पूरे कोटिलेडन के साथ अटैच होते हैं, जो इसको फूड प्रोवाइड करेंगे। जब तक ये सीड की लीव्स फंक्शनल नहीं हो जाती, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, तब तक इस एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स इस कोटिलेडन से। तो कोटिलेडन्स का क्या काम है, इसका काम है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, प्लांट को जिंदा रखना जब तक वो फंक्शनल नहीं हो जाता। और उसके बाद आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब एक बहुत बारीक छेद जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा इस पोर के थ्रू। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेलिंग आएगी, एंजाइम की एक्टिवेशन होगी, अल्टीमेटली जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। अब ये कोटिलेडन की बात होती है, ये कोटिलेडन क्या काम करती है, मोस्ट केसेस में यानी ज्यादातर जो जर्मिनेशन होता है उसके अंदर ये कोटिलेडन पुश की जाती है बाहर की तरफ, किसके द्वारा, टेस्टा के द्वारा। अब ये टेस्टा क्या है, हमने पढ़ा था सीड कोट, तो कहीं सीड कोट भी आ जाए या टेस्टा भी आ जाए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसका मतलब एक ही है, सीड कोट भी और टेस्टा भी। और ये किससे बनती है, माँ की ओवरियस लेयर से बनती है, ओवरी के बाहर की जो लेयर होती है वो बनाती है इस टेस्टा को, सीड कोट को। ये बड़ी हार्ड होती है और प्लांट को सेव करती है किससे, इंसेक्ट से, पेस्ट से और डिजीज से। अब इस टेस्टा की बात करते हैं, तो टेस्टा क्या इनक्लोज करके रखती है, टेस्टा इनक्लोज रखती है एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो क्या होता है, किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो के अंदर तीन चीजें होती है, रेडिकल, प्लूमूल और कोटिलेडन। और ये एम्ब्रियो, अगर बात करें एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो वो पार्ट है जो फंक्शनल हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। यानी कि अगर क्वेश्चन आए फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस शुरू हो जाती है लिविंग, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को कौन फूड देता है, एम्ब्रियो को फूड देता है एंडोस्पर्म। अब इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछो, मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट गया। तो दो चीजें मेन आती हैं, सीड को फूड कौन देता है, कोटिलेडन, और एम्ब्रियो को कौन देता है, एंडोस्पर्म। इसमें कंफ्यूजन होता है और आप इसको ध्यान रखें कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को भोजन देगा और कोटिलेडन सीड को, जो डेवलपिंग सीड है उसको भोजन देगी। अब बात आती है सीड के जर्मिनेशन की। तो सीड का जर्मिनेशन किसे कहेंगे, सीड का जर्मिनेशन उसे कहेंगे जब सीड न्यू प्लांट को जन्म देता है, वो सीड जर्मिनेशन कहलाता है। इसके लिए कंडीशंस क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर, लाइट और ऑक्सीजन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और सीड डोरमेंट कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन होंगी सीड के जर्मिनेशन की। अब जर्मिनेशन होगा कैसे, तो जर्मिनेशन में सबसे पहले आता है माइक्रोपाइल का रोल। माइक्रोपाइल हमें याद है, हमने सीड में एक छोटा सा छेद जिसका जिक्र किया था जो वाटर को एब्जॉर्ब करता था, ये वही माइक्रोपाइल है। तो ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो एंजाइम एक्टिवेट होंगे, और जब एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपलर शुगर में टूटना शुरू हो जाएंगी, यानी कि स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन स्टार्ट होगा। और जब स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन स्टार्ट होगा तो रेडिकल्स बाहर निकलेंगे। जब रेडिकल बाहर निकलेंगी तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, उसके बाद प्लूमूल बाहर निकलेगी कोटिलेडन के साथ या उसके बगैर, यानी एपिजेल या हाइपोजेल जर्मिनेशन या विविपेरी, वो हम इसके बाद करेंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। अब क्या होगा,
कुछ कंडीशंस में फंक्शनल लीफ नहीं आती स्टार्ट में, तो कोटिलीडन सीड के लीफ के साथ साथ बाहर आती है और वो तब तक फंक्शनल रहती है जब तक उसकी प्राइमरी या पहली लीफ फंक्शनल नहीं हो जाती। तो जो कोटिलीडन बाहर आती है उसका कलर ग्रीन चेंज हो जाता है। ग्रीन चेंज होने के बाद वो क्या करती है, लाइट को ट्रैप करती है और फोटोसिंथेसिस करती है। अब उसके बाद क्या होगा, जब प्लूम्यूल बाहर आएगी, उससे फंक्शनल लीफ बाहर होगी, तो जब फंक्शनल लीफ बाहर होगी तो उसका मूवमेंट हो जाता है सन की तरफ। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, फोटोमोर्फोजेनेसिस। तो फोटोमोर्फोजेनेसिस आज किसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्लांट के पार्ट का, लीफ का या पूरे प्लांट का सूरज की तरफ झुकाव हो जाए, वो क्या कहलाती है, फोटोमोर्फोजेनेसिस कहलाती है। उसके बाद बात आती है जर्मिनेशन कितने होते हैं। जर्मिनेशन 3 प्रकार के होते हैं, एपीजियल, हाइपोजियल और विविपेरी। एपीजियल जर्मिनेशन वो होता है जिसमें एपी का मतलब एपिडर्मिस, ऊपर का हिस्सा, यानी हम सीड की सोइंग करते हैं और रेडिकल बाहर निकलती है, प्लूम्यूल के साथ साथ ही कोटिलीडन बाहर आ जाती है, यहाँ नहीं रहती, और उसके बाद फंक्शनल लीव्स होती है। इसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। फिर आता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो का मतलब ये ऊपर नहीं जाती। अब ये सीड की सोइंग कर दी हमने सॉइल के नीचे, रेडिकल आया, प्लूम्यूल बाहर निकल गया, फंक्शनल लीव्स आई, और इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और विविपेरी जर्मिनेशन कहाँ होता है, ये स्पेशल कंडीशंस में होता है। स्पेशल कंडीशंस कौन सी होती है, जैसे साल्ट हुआ, जैसे मार्सी एरिया हुआ, ऐसे एरिया के प्लांट क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसका कोकोनट, वो क्या करता है, अपने कोकोनट के अंदर ही डेवलप कर लेता है रेडिकल और प्लूम्यूल को, और उसके बाद वो डीअटैच करता है अपने प्लांट से उस फ्रूटिंग बॉडी को। जब वो जमीन पे गिरती है तो उसका वेजिटेटिव पोर्शन साल्ट के टच में नहीं रहता, मार्सी एरिया के टच में नहीं रहता, और ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है। रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं क्योंकि उनका जियोट्रोपिक मूवमेंट होता है, तो वो वहाँ से मॉइस्चर गेन करती हैं और प्लांट आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और उससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहते हैं। अब जर्मिनेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद आती है जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस। हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था पहले भी, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। अब कंडीशंस क्या होगी, सबसे पहले वाटर की अवेलेबिलिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के अंदर होना चाहिए जिससे कि माइक्रोपाइल वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, उसके बाद वो डेवलपमेंट की स्टेज को, प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। उसके बाद होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का काम करता है, एनर्जी एक्सचेंज में काम करता है, गैस एक्सचेंज में काम करता है, और अल्टीमेटली फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो प्लांट के अंदर जर्मिनेशन के टाइम पे चेंज होती है, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत रहती है, तो इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर जर्मिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सीड जर्मिनेट नहीं करता। ऐसा हमने फील्ड में भी देखा है, बाजरा की क्रॉप, कॉटन की क्रॉप, अगर उसकी सोइंग कर देते हैं, वो अगर ऊपर से हैवी रेन आ जाती है, सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता और वो सीड जर्मिनेट नहीं होता। ऑक्सीजन के बाद बारी आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के आधार पे 3 तरीके से रबी, खरीफ और जायद फसलों को बांटा गया है। अगर इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ना होता तो हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी फसल साल के किस सीजन में सोइंग करनी है, क्योंकि सब क्रॉप का अपना एक टेम्परेचर होता है, उसको बेस टेम्परेचर कहते हैं। तो कहीं ये आ जाए कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ या जर्मिनेशन, उसे क्या कहते हैं, बेस टेम्परेचर कहते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं कि उन लिमिट के अंदर, क्रिटिकल लिमिट्स किसी टेम्परेचर की वो लिमिट होती हैं जिनके दरमियान ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। और थ्रेशोल्ड टेम्परेचर वो होता है जिसके बाद
क्रॉप की ग्रोथ बढ़ती नहीं है बल्कि नीचे की तरफ गिरती है। वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसे थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहते हैं। तो इसी टेम्परेचर के कारण हम रबी की फसलों को खरीफ में या खरीफ की फसलों को रबी में या इनमें से किसी सीजन की क्रॉप को दूसरे सीजन में सो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेस टेम्परेचर क्रॉप के जर्मिनेशन के लिए नहीं होता। कुछ ऐसे आपने देखे होंगे, अगर आपने बाजरा की कटाई कर दी उसके बाद गेहूं की क्रॉप लगाते हो तो बाजरा जर्मिनेट कर जाता है, इमर्ज भी कर जाता है, पर अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि वो टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है उसको सहन नहीं कर सकता। उसके बाद आती है डोरमेंसी। अगर आपके पास सारी कंडीशंस फेवरेबल है, सब कंडीशंस फेवरेबल होने के बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता, अगर वो डोरमेंट कंडीशंस में होता है, तो हमें जब भी सीड की सोइंग करनी हो तो हमें ये इंश्योर रखना है कि सीड डोरमेंट कंडीशंस में ना हो। और लास्ट आता है लाइट। लाइट अहम रोल अदा करती है, क्योंकि इसी के बेस पे हम शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, और हम ये बता पाते हैं या हम उस टाइम पे सोइंग और हार्वेस्टिंग कर पाते हैं जैसे जैसे क्रॉप की इनहेरिटेंट कैपेसिटी होती है। इसलिए इन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसके ऊपर जर्मिनेशन डिपेंड करता है। इसी क्लास के अगले अध्याय में हम जर्मिनेशन का प्रोसेस, सीड के टाइप, सीड के सोइंग, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।